केंद्र सरकार ने एलपीजी के लिए एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है, यानी एक तरीके की इमरजेंसी जिसमें सरकार प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने के बाद भारत में एलपीजी की सप्लाई खतरे में आ चुकी है, क्योंकि भारत अपनी 85% एलपीजी इंपोर्ट इसी रास्ते से करता है। यह इमरजेंसी इसलिए लगाई गई है क्योंकि भारत के पास लगभग 22 से 25% एलपीजी स्टोरेज रहता है, जिसमें से 10 से 12% रिजर्व हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पूरा संकट क्या है और भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और भारत के पास अभी भी कौन कौन से रास्ते बचे हुए हैं। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और जो भी दोस्त साथी एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। तो दोस्तों, न्यूज में आप देख रहे हो लगातार एलपीजी के रेट बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि एलपीजी के रेट बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। और किसी भी चीज के रेट तब बढ़ जाते हैं जब उसकी सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाए। तो यही सिचुएशन एलपीजी के मामले में अभी भारत में दिखाई दे रही है। अभी देखिए, जो आप देख रहे हो कि ईरान, इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल दो ही देशों के लिए खोला गया है, एक रशिया और एक चाइना। यहां पे यह भी बात समझ में आती है कि भारत का चुप रहना ईरान को कितना ज्यादा खटका है, तभी तो भारत के लिए भी ब्लॉक कर दिया गया है, वरना भारत के लिए तो खोल देता, चाइना और रशिया के लिए खोल दिया है भाई साहब। चलिए, खैर कोई भी बात हो, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 80% के आसपास एलपीजी इंपोर्ट होता है, और जब वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो इंपोर्ट हम कहां से करेंगे। तो इंपोर्ट हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा आएगा, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भैया, एलपीजी की कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। हमारे लिए ये रास्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि छोटा था तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आती थी, और इजी था तो इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत ही कम चार्ज करती थी, तो एलपीजी सस्ते में अपने को मिल जाता था। अब एलपीजी की कीमत हो सकता है कि बढ़े अगर हम लोग सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया है, एक अधिनियम पास किया है। वो अधिनियम क्या है? एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। यानी कि जो भी एजेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि जरूरियात चीजें हैं हमारे लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सिलेंडर विलेंडर, जो भी जरूरियात चीजें हैं, उन सब की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सब के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लगाया जाता है। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एलपीजी है, जाहिर सी बात है भाई कि एलपीजी का अभी सप्लाई शॉर्टेज में चल रही है, यानी कि सप्लाई हमारे पास बहुत ही कम है। तो जाहिर सी बात है सरकार यहां पे क्या करने वाली है? कंट्रोल करेगी इस एक्ट के जरिए। अब पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने बोल दिया है कि भाई जितनी भी घरेलू कंपनियां हैं, घरेलू कंपनियां जो कि एलपीजी का प्रोडक्शन करती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करें और अपनी प्रायोरिटी को डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए बनाएं। देखिए, जो भी ये केमिकल होता है, कच्चा तेल होता है, अलग अलग तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। एलपीजी के लिए भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि भैया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को बाद में दे देना, ठीक है, फिलहाल एलपीजी बनाओ। जितनी भी रिफाइनरी को बोला गया है कि भैया एलपीजी पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज है और एलपीजी से ही तो हमारा खाना बनता है ना भाई साहब। तो यहां पे सरकार ने एक इमरजेंसी लागू कर दिया है, जिसको क्या बोलते हैं? एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि सरकार ने कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से एक्ट और कौन कौन ऑर्डर लागू किए हैं, जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने यहां पे दो ऑर्डर दिए हैं। एक तो आप लोग क्या देखोगे कि एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 ये लागू किया गया है, और दूसरा लागू किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्डर 1999। ये दो आप लोग देखोगे मेन एक्ट और ऑर्डर, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दीज प्रोविजंस, यानी कि ये जो प्रोविजंस हैं, अलाउज द गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं क्या? कि प्रोडक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि एलपीजी के प्रोडक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो।
यानी कि सरकार अब यहाँ पे क्या बोल रही है कंपनियों को जो कि एलपीजी का प्रोडक्शन कर रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और जितना मटेरियल है ना एलपीजी में ही लगाओ, किसी और प्रोडक्ट में मत लगाओ। यानी कि स्टोरेज, ठीक है। दूसरा, अब स्टोरेज ज्यादा स्टोर मत करो। क्या होता है कि हमारी जो कंपनियां हैं स्टोर करके रखती हैं ताकि फ्यूचर में सेल कर सके, बेच सके। तो ज्यादा स्टोर अभी मत करो भाई साहब, अभी जनता को जरूरत है एलपीजी की, तो स्टोरेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो एलपीजी की बात हो रही है तो मैं एलपीजी की यहां पे बात करूंगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, कंट्रोल सप्लाई ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और सरकार नेशनल इमरजेंसी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है तो इन सभी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। क्लियर पॉइंट बच्चों, आगे देखते हैं। यहां पे ये वाला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने क्या बोला है कि प्रायोरिटी टू एजेंशियल सेक्टर्स, यानी कि जिन सेक्टर्स को ज्यादा जरूरत है एलपीजी की उन्हें ही ज्यादा दो। घरेलू सेक्टर्स को ज्यादा जरूरत है भैया, अभी होटल वोटल इन सबको रहने दो, ठीक है, इन सबको रहने दो। वो गीजर लगा के नहा रहे होते बंदे हैं ना भाई, रहने दो उन सबको अभी फिलहाल, आप घरों में दो ताकि लोग खाना बना सकें। तो प्रायोरिटीज को डिसाइड करो और प्रायोरिटीज के हिसाब से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करो। ये सब किसके जरिए हो रहा है, तो एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर 1999 वाला है उसके अंडर क्या क्या दिया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, रिफाइनिंग कंपनीज जितनी भी हैं, रिफाइनिंग कंपनीज का मतलब क्या होता है, जो कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाती हैं या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो रिफाइनिंग कंपनी की बात हो रही है। तो यहां पे रिफाइनिंग कंपनी को क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एलपीजी प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो एलपीजी का ही प्रोडक्शन करो। अब देखिए रिफाइनरी कंपनीज के पास यहां पे क्या आता है, एक प्रोपेन आता है और एक ब्यूटेन आता है, ठीक है। तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन स्ट्रीम्स मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द एलपीजी, ओनली फॉर द एलपीजी, ठीक है बच्चे। याद रखेंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रोपेन है, ठीक है बच्चे, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है, इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करो, ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एलपीजी, किसी और चीज में मत दो, क्योंकि प्रोटेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है बच्चों, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। अब आपको यहां पर सप्लाई नहीं करनी है, आपको क्या करना है, केवल केवल एलपीजी का प्रोडक्शन करना है। क्लियर पॉइंट बच्चे, Please cannot divert these streams for petrochemical manufacturing, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह का बनाने में आप इसका इस्तेमाल अभी मत करो, बाद में कर लेना, अभी इमरजेंसी है। ऑल एलपीजी प्रोड्यूस्ड मस्ट बी सप्लाइड पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी जितनी भी प्रोडक्शन होगी एलपीजी का कौन किन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कौन सी, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियां। अब देखो जो रिफाइनरी होती है ना, रिफाइनरी रिफाइन करके एलपीजी वगैरह कहां बेच देती है, कंपनियों को बेच देती है, ठीक है, रिफाइन करके कंपनियों को। तो यहां पे प्राइवेट कंपनियों को मत बेचो भाई, क्योंकि वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, हो सकता है कि ब्लॉक ब्लैक कर दे, हो सकता है कि अलग अलग जगह पे स्टोर करके रख दे, बेचे ही ना, जब सप्लाई बढ़ जाए, महंगी बढ़ जाए, सप्लाई नहीं महंगाई बढ़ जाए तो बेचे नहीं। आप क्या करोगे, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचोगे। तो जितनी भी रिफाइनरीज है उनको बोल दिया गया है कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनियों को आपको बेचना है एलपीजी, याद रखिए, और प्राइवेट को नहीं बेचना है, ठीक है बच्चे। अब देखिए रोल ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिनको कहा जा रहा है सरकार के भैया इन कंपनीज को बेचो, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बेचो, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर की होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को मत बेचना क्योंकि अभी इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज मैनेज डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई, तीनों का नाम आप लोगों के सामने है बच्चों, ठीक है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये 3 बड़े बड़े प्लेयर्स आप लोगों को दिखाई देंगे पब्लिक सेक्टर के, जो कि पूरा सप्लाई चेन में अहम रोल निभाते हैं, ठीक है बच्चों। सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स टू ओवर 33 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि 33 करोड़ घरों में इन्हीं का सप्लाई जाता है, इन्हीं का कनेक्शन जाता है, ठीक है बच्चे। अब जरा इंडिया का एलपीजी मार्केट देख लेते हैं, इंडिया का एलपीजी मार्केट देख लेते हैं कि इंडिया का एलपीजी मार्केट कहता क्या है, आखिर क्यों इतनी ज्यादा इमरजेंसी लग रही है, ठीक है बच्चे। ये देखिए इंडिया का एलपीजी मार्केट क्या कह रहा है कि भाई लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखेंगे। अब इंडिया का एलपीजी मार्केट क्या 3.4% हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का एलपीजी मार्केट CAGR, ठीक है बच्चों, यानी कि एनुअली CAGR क्या होता है, एनुअली कितना बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो एनुअली ग्रोथ रेट क्या होता है भाई साहब, कंपाउंड
यानी कि 100 बिलियन डॉलर का मार्केट था, तो अगले साल 103.4 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है भाई साहब, ठीक है। और पूरा मार्केट की बात करें तो 15 बिलियन मार्केट साइज 2023 का बता रहा हूं मैं अभी। तो आप देखो 24, 25, 26 आ चुकी है। क्लियर पॉइंट बच्चों। यहां पे आप बात कर लेते हैं, ठीक है, 2023 से लेकर के 2032 का पूरा एक ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चे। याद रखिए, जो रिफाइनरीज हैं, ये रिफाइनरीज हैं, ये ब्लू वाली प्रेजेंट दिखाई दे रही है और ये ग्रे वाली 2032 आते आते तक, ठीक है। तो देखो जो रिफाइनरीज इतना प्रोडक्शन कर रही है 32 तक जाते आते इतना हो जाएगा। जो यहां पे देखो एसोसिएटेड गैस, यानी देखो रिफाइनरी के साथ जब होता है ना तो बहुत सारी गैस भी निकलती है, ठीक है, तो उनको एसोसिएटेड गैस बोलते हैं। तो उनका प्रोडक्शन इतना है तो आगे चल के 2032 में इतना हो जाएगा। नॉन एसोसिएटेड गैस का प्रोडक्शन इतना है तो आगे चल के इतना हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से एलपीजी की डिमांड हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है, उस तरीके से अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया सप्लाई को, तो जाहिर सी बात है भैया, भारत में बहुत ज्यादा महंगाई आने वाली है एलपीजी सेक्टर को लेकर के, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया का एलपीजी का डिमांड कहां कहां जाती है। तो इंडिया में एलपीजी की डिमांड बच्चों 31.3 मिलियन टन की है हर साल, जिसमें से 13% कहां पे जाता है, तो कमर्शियल यूज के लिए जाता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ये सब में जाता है। और आगे देखोगे 87% कहां पे जाता है, तो घरों में इस्तेमाल होता है, घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चे। अब इनमें से आप देखोगे कि एलपीजी का 62%, ये पुराना आंकड़ा है बच्चे, अभी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आप देखोगे कि तकरीबन तकरीबन 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट आप कितना देखोगे, 62%। यहां पे पुराना आंकड़ा है, नया वाला आंकड़ा आप लोगों को 85% के आसपास दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 85 से लेकर के 90% कहां से आता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक पड़ा है, 28 तारीख से ब्लॉक पड़ा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 से 25 दिन तक का तो रिजर्व है भारत के पास, नो डाउट, जिसमें 10-12 दिन तो खर्च हो चुके हैं, यानी कि और 10 से 12 दिन का ही एलपीजी हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हमने सप्लाई चेन को नहीं बढ़ाया तो डेफिनेटली यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया की एलपीजी डिमांड कितनी बढ़ रही है। क्लियर है बच्चे, ये देखिए, ये 21.6 मिलियन टन, यानी 43% से बढ़ के कितना हो गया, 30.9 मिलियन टन, ठीक है। कब से, ये फाइनेंशियल है 2017 से, और ये फाइनेंशियल है 2026 तक जाते जाते। रेट देख लेते हैं, महंगाई 658 रुपए हुआ करता था और अभी 913 रुपए हो चुका है मार्च 2026 तक आते थे। रेट भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, यहां पे आप देखोगे जब कोरोना वाला काल था ना तो थोड़ा ज्यादा महंगाई हो गई थी, 1103 रुपए, लेकिन फिर से थोड़ा कम हो गया था क्योंकि कोरोना चला गया तो इतनी महंगाई नहीं रहेगी भाई। यानी कि लगातार आप देख रहे हो एलपीजी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और डेफिनेटली क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने भी भाई बहुत ज्यादा स्कीम, जैसे उज्ज्वला योजना चला रखी है, सरकार ने मुफ्त कनेक्शन देना शुरू कर दिया है गांव में। तो अब लकड़ी पे कोई खाना क्यों बनाएगा, तो एलपीजी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब देख लेते हैं इंडिया हैवी एलपीजी रिलायंस ऑन मिडल ईस्ट में देख लेते हैं जो हमारा इंपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा देख लोगे कि आप लोग यूएई में 40%, यूएई से हम लोग एलपीजी 40% का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद कतर का देखोगे तो 22% हम लोग कतर से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप देखोगे सऊदी अरेबिया से 15%, कुवैत से 15% और अदर से 8%, यानी कि छोटी मोटी हम लोग करते रहते हैं। यानी कि 92% ऑफ द इंडियाज एलपीजी मिडिल ईस्ट से आता है और सबसे ज्यादा युद्ध अभी वहीं पे ही छिड़ा पड़ा है, ठीक है बच्चे। तो डेफिनेटली सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। अब देखिए भारत को जरूरत क्या है, भारत को जरूरत है अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की। यार एक ही जगह से 92% आप एलपीजी मंगाओगे और यहीं पे आ गया खतरा, तो डेफिनेटली सप्लाई तो जाएगी ना भाई। तो आपको क्या करना चाहिए, 10% वहां से लो, 20% दूसरे जगह से लो, 30% कहीं और से लो, डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है। तो भारत को वही करना है, भारत शुरू हो भी चुका है। भारत ने अभी यूएस के साथ डील किया है, एक एग्रीमेंट किया है, कितना, 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट इन 2026 का, ठीक है बच्चे। अब देखो अबाउट 10% ऑफ द इंडियाज एनुअल एलपीजी, हमारे जितना हम लोग एनुअल इंपोर्ट करते हैं उसका 10% हम अभी किससे करेंगे, यूनाइटेड स्टेट से करने वाले हैं। और ये कंपनियों का नाम आप लोग देख लोगे, वाइटल हो गया, उसके बाद ट्रैफिक्यूरा हो गया और एडनॉक ट्रेडिंग हो गया। तमाम कंपनियां हमको इंपोर्ट करने वाले, हमको एक्सपोर्ट करने वाली नहीं, बेचने वाली है। हम इंपोर्ट करेंगे, वो हमको एक्सपोर्ट करने वाली है, ठीक है बच्चे। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अभी हम लोग रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं और भी हमें रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इस सप्लाई चेन को टूटने से रोक सके, ठीक है बच्चे। चलिए अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि भारत के पास 22 से 25 दिन का रिजर्व रहता ही है हमेशा, जिसमें से 10 से 12 खर्चा हो चुका है। तो कहां हम लोग रखते हैं, तो अंडरग्राउंड में हम लोग रखते हैं रिजर्व करके, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आप लोग देखोगे बच्चे, ठीक है, कहां पे, तो एक विशाखापट्टनम में दिखाई देगा। यानी कि हम विशाखापट्टनम में अपना पेट्रोल रिजर्व करके रखते हैं, मतलब है तो पेट्रोलियम रिजर्व कहला रहा है, लेकिन हम एलपीजी का स्टोरेज यहां पर करते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग देखोगे मैंगलुरु में हम लोग रिजर्व करते हैं। तीसरा आप लोग देखोगे पद्दूर में हम लोग ये स्टोर करके रखते हैं। लेकिन हमारे ये जो स्टोरेज है, ज्यादा मैक्सिमम, मैंने क्या बताया, 22 से लेकर 25 दिन, मैक्सिमम 25 दिन का है भाई साहब, और जिसमें से आप लोग 10 से 12 दिन खर्च कर चुके हो। यानी कि अगर भारत ने जल्द ही आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर रास्ते नहीं निकाले तो भारत में एलपीजी बहुत ज्यादा महंगा हो जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो एलपीजी खरीद कर रख लो। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि एक एक महीने तक आपको लाइन लगना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लकड़ियों पे खाना बनाना शुरू हो जाए और कोयले खरीदने की नौबत आने लग जाए। तो जल्दी से कोई एक्शन लो, या हो सकता है कि हमारी सरकार ही कोई ना कोई ऐसा तरकीब ढूंढ ले, सरकार ही हमारे कोई ना कोई ऐसी चीजें निकाले, रास्ते निकाले। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।